गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दे गिव राइज टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमारी अर्थ पर चाहे से वो प्लांट्स हो, वेदर इट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, कोई भी हों, सब रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि अपने यंग वंस को पैदा करना। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस यंग वंस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। अब प्लांट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने यंग वंस को, नए प्लांट्स कैसे जर्मिनेट करते हैं। तो फ्लावर्स हैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दे कंटेन सेपरेट पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब देखिए, फ्लावर के अंदर ही दो सेपरेट पार्ट्स पाए जाते हैं, एक जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करता है और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करता है एक ही फ्लावर के अंदर। These reproductive cells fuse to develop into a seed which grows and develops into an individual plant। अब यही सेल्स क्या करते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं आपस में, और फ्यूज़ होने के बाद, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं अपने ह्यूमंस में, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद सीड बनता है, सीड एम्ब्रियो बनता है। वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें सेल्स में डिवीजन होते होते और बढ़ते बढ़ते एक इंडिविजुअल प्लांट बन जाता है। हम लोग देखते हैं हमारे घरों पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो बड़े प्लांट्स में चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो ग्रोथ के थ्रू। सम प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर पार्ट्स। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ा फ्लावर्स के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के फ्यूज होने पर प्लांट का बनना। अब हम लोग ने यहाँ ये कह रहा है आपकी बुक में कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने पार्ट से नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसे अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेम कटिंग ऑफ ए रोज प्लांट कैन बी रिप्लांटेड टू गिव राइज टू ए न्यू रोज प्लांट। अब देखिए, रोज प्लांट जो है, हमें उसमें फर्टिलाइजेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। एंड व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स का आपस में फ्यूजन। ठीक है, नॉट सेल्स एक्चुअली, वो होते हैं गैमेट्स होते हैं, इनका आपस में रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आप उनके तने का एक हिस्सा काटिए, उसे ज़मीन में गाड़ दीजिए, उगा दीजिए, तो वो भी एक नए प्लांट में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली द लीव्स एंड रूट्स ऑफ सम अदर प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। अब ऐसे ही हमने यहाँ स्टेम का एग्जाम्पल लिया रोज़ प्लांट में। अब ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जहाँ हम लीव्स या उनकी जड़ों को गाड़ कर भी नया प्लांट बना सकते हैं, सेम स्पेशीज़ का। अगर आप जिस भी स्पेशीज़ का लेंगे प्लांट, वही प्लांट उगेगा। टोमेटो लेंगे तो लौकी तो उगेगी नहीं, टोमेटो ही ग्रो करेगा। वैसे ही सेम किसी भी सिमिलर प्लांट की आप लीव लीजिए, उसको ग्रो करवाइए, आप वही प्लांट उग जाएगा। रूट्स लीजिए, उसको ग्रो करवाइए, आप सॉइल में करिए बरी, तो उसमें से भी उसी सिमिलर जिसके आपने रूट्स ली हैं वही प्लांट ग्रो करने लगेगा। As such, 3 modes of reproduction are seen in plants. These are, अब ऐसे ही क्या, अब प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए 3 मोड्स देखे गए हैं। हमने अभी 3 मोड्स की बात की। स्टेम कटिंग लिया, लीव्स ली, रूट्स ली, बताया कि इन्हें आप सॉइल में ग्रो कराइए, और नए प्लांट्स जो भी आपने जिस भी स्पेशीज़ का प्लांट की लीव या स्टेम या रूट ली है, वही स्पेशीज़ ग्रो करने लगेगी। ठीक है, तो इन्हीं बेसिस पे हमने 3 मोड्स लिए हैं प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट इज़ asexual reproduction. It is the process by which a single parent body produce young ones. asexual में क्या होता है, एक ही सिंगल बॉडी होती है, पेरेंट बॉडी, मेल फीमेल नहीं। मेल फीमेल तो होंगे उसमें गैमेट्स, लेकिन कोई दो प्लांट्स बॉडी मिलके नहीं, ओनली सिंगल पेरेंट बॉडी ही क्या करती है, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन सिंपल प्लांट्स। अब ये मेथड, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? सिंपल प्लांट्स में, सच एज एल्गा एंड फंगाई। काई में, फंगाई, फपून, इन दोनों चीज़ों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वहाँ सिंगल पेरेंट बॉडी अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। इन दिस मेथड द प्लांट बॉडी सिंपली डिवाइड्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स। अब इसमें क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट बॉडी होती है उसमें डिवीजन होता है, और वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और जितने भी पार्ट्स डिवाइड होंगे वो ग्रो करके यंग वंस क्रिएट करेंगे। Vegetative reproduction. Second one is vegetative reproduction. This is also an asexual method of reproduction. अब देखिए, ये भी एक asexual method है रिप्रोडक्शन का। और क्या होता है एसेक्सुअल? जहाँ सिर्फ एक पेरेंट बॉडी मिलके अपने
नए यंग वंस को प्रोड्यूस करे, वो होता है एसेक्सुअल। जहाँ दो पेरेंट बॉडीज़ आ रही हैं, मेल फीमेल सेक्स आ रहे हैं, वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो वेजिटेटिव भी एसेक्सुअल का ही पार्ट है, नॉट ये पार्ट नहीं, ये ही इसी एसेक्सुअल का ही एक टाइप है, उसी के जैसा है। यहाँ कोई दो पेरेंट बॉडी नहीं है, दो सेक्सेस नहीं है, एक ही पेरेंट बॉडी है, वही आगे अपने यंग वंस को प्रोड्यूस कर रही है। विच ऑकर्स इन हायर प्लांट्स, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में होता है। इन दिस मैथड एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए इस मेथड में क्या कहा गया है, प्लांट का कोई सा भी पार्ट, एनी पार्ट, वेदर इट इज स्टेम, रूट और लीव या कोई बर्ड, ठीक है। कोई एक आपने देखा होगा आलूओं पे, अपने जो पोटैटोज होते हैं उनमें कुछ वाइट वाइट ट्यूबर निकलने लगता है, ठीक है, एक बर्ड निकलने लगती है आइज आँख की जैसी, तो उसे हम बर्ड कहते हैं। तो उसको भी काट के आप ग्रो कराओगे। शुगर कैन में भी एक बर्ड निकलती है, उसको भी हम काट के सॉइल में बरी कर देते हैं, तो एक नया प्लांट अराइज हो जाता है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ, एसेक्सुअल हुआ, क्योंकि एक ही प्लांट बॉडी थी उसी के हमने किसी पार्ट को लेकर बरी करा दिया और वही एक नए प्लांट में अराइज हो गया। तो ये वेजिटेटिव किस में होता है, हायर प्लांट्स में। एसेक्सुअल होता है लोअर एनिमल्स में, कॉमन सिंपल प्लांट्स में, नॉट एनिमल सॉरी, सिंपल प्लांट्स में सच एज एल्गा एंड फंगाई। इन दिस मेथड एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने नहीं लिया है, कोई सा भी पार्ट ले लिया है, कैन गिव राइज टू एन इंडिविजुअल प्लांट। सच प्लांट पार्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। अब जिस भी पार्ट को हमने बरी कराया है एग्जिस्टिंग वन से लेकर, ठीक है, हमारे पास शुगर कैन था, हमने उसकी बट को काटा, बीच में होता है एक सेंटर सा गोल गोल बटन जैसा शुगर कैन में, उसको काट के बरी कर देते हैं हम सॉइल में और वो नया प्लांट बना देता है, उगने लगता है उसमें से। तो उस पार्ट को जिसको हमने बरी करा वो वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। एंड दस दिस मेथड इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसीलिए हमने इस मेथड को क्या कहा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द थर्ड वन इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। It is the process by which both the parent bodies, male and female, take part in reproducing young ones. अब इसके अंदर क्या होता है, दो पेरेंट बॉडी होती हैं, एक मेल और एक फीमेल, और इन दोनों के गैमेट्स मिलके क्या बनाते हैं, यंग वंस, फ्यूजन होता है और अपने नए ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब देखिए मेल और फीमेल पार्ट्स जो हैं किसी प्लांट के, किसी भी स्पेशीज़ के प्लांट्स के, वो रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, विच फ्यूजेस टुगेदर, जो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, फॉर्मिंग ए सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट, और आपस में मिलके एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। द जाइगोट ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू ए सीड। अब जाइगोट में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है और वो एक सीड के फॉर्म में बदल जाता है, सीड बन जाता है। When this seed is planted in the soil, it gives rise to a new plant. और जब हम सीड को प्लांट करते हैं सॉइल के अंदर तो उससे क्या होता है, हमें एक नया प्लांट मिलता है। लेट अस अंडरस्टैंड ईच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन डिटेल। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों मोड्स को। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गा एंड फंगाई। पहले ही हमने बता दिया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है, सिंपल प्लांट्स में, एल्गा और फंगाई में। बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन आर द थ्री मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स। और अभी तक कुछ प्लांट्स में एसेक्सुअल मोड्स में भी तीन मोड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तीन मोड्स ऑब्जर्व कर लिए गए हैं। फर्स्ट इज बडिंग, सेकेंड वन इज फ्रेगमेंटेशन एंड द थर्ड वन इज स्पोर फॉर्मेशन। फर्स्ट इज बडिंग। ये तीन जो नाम यहाँ आए हैं, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये एसेक्सुअल के पार्ट्स हैं, ठीक है। वेजिटेटिव इसका पार्ट नहीं है लेकिन इसी की तरह है, क्योंकि एसेक्सुअल में सिंगल प्लांट बॉडी पार्ट कर लेती है रिप्रोडक्शन में, वैसे ही वेजिटेटिव में भी होता है, इसलिए इसको सिमिलर कहा गया है एसेक्सुअल के। बडिंग, सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एग्जिबिट बडिंग। अब देखिए यीस्ट है, खमीर लेते हैं ना अपन, केक्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें ड्राई यीस्ट लेते हैं, उसे पानी में, गर्म पानी में, थोड़े वार्म वाटर में घोल के थोड़ी देर रख देते हैं, फिर उसमें हम लोग केक वगैरह बनाते हैं तो वो फूल जाता है, तो वो यीस्ट है। अब इसमें यीस्ट में क्या होता है, बडिंग होती है। इन दिस मेथड ए सिंगल सेल प्रोजेक्ट्स ए स्मॉल बल्ब लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड ए बर्ड एट वन एंड। अब इसमें देखिए क्या होता है, बड का फॉर्मेशन होता है। बड एक आउटग्रोथ है जो कि किसी भी बॉडी पर जिसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, बडिंग हो रहा है, उसमें क्या होगा, उसके आउटर सरफेस पर एक अपीयरेंस निकलने लगती है, आउटग्रोथ, बाहर की तरफ
एक स्मॉल बल्ब लाइक आउटग्रोथ का दिखने लगता है, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बर्ड का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। और वो बर्ड इतनी बढ़ जाती है कि वो जिस भी अपने पेरेंट बॉडी पे अपीयर हुई थी वो उसी के सेम साइज़ की हो जाएगी और फिर डिटैच हो जाएगी उससे, और दो इक्वल साइज़ के बन जाएंगे। एक तो पेरेंट बॉडी हुआ और दूसरा यंग वन हुआ जो उससे निकला, और दोनों ही इक्वल साइज़ के और बिल्कुल सिमिलर होंगे अपीयरेंस में एक दूसरे के। तो ये प्रोसेस है बडिंग का। और एक साथ देखिए, एट वन एंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड्स इनटू टू एंड वन ऑफ दिस न्यूक्लियाई पासेज इनटू द बड। अब सबसे पहले न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं सेल स्ट्रक्चर। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, हमारा फादर ऑफ द सेल कहलाता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में सबसे पहले डिवीजन होगा, फिर न्यूक्लियस, जब दो न्यूक्लियस बन जाएंगे तो साइटोप्लाज्म में, ये जो सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म है, ये येलो येलो जो आपको यहाँ दिख रहा है इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस और सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में डिवीजन होने लग जाएगा, और साइटोप्लाज्म में डिवीजन हो रहा है देखिए यहाँ पे। फिर जैसे ही साइटोप्लाज्म में डिवीजन होने लगेगा तो जो दो न्यूक्लियस डिवाइड हुए थे वो दूसरी बड जो निकली है नई बड, उसमें चला जाएगा एक न्यूक्लियस, ये ऑरेंज ऑरेंज यहाँ न्यूक्लियस को बताया गया है, और दो सेल्स बन जाएंगे। The bud grows in size, eventually detaches from the parent plant and grows into a new individual। अब parent plant जैसे साइज़ में बढ़ेगी बड, फिर वो अपने parent plant से डिटैच हो जाएगी और एक इंडिविजुअल में ग्रो करने लगेगी। To observe budding in yeast, materials needed is small ball, sugar, baker's yeast, dry, warm water and a magnifying glass। अब हमें ये सारे मटेरियल्स ले लेने हैं जो हमारे घरों पे इजीली अवेलेबल हैं। मेथड, एड सम ड्राई यीस्ट, वार्म वाटर एंड शुगर इन ए बाउल। अब हमें एक बाउल के अंदर वार्म वाटर लेना है, थोड़ी सी शुगर लेनी है और थोड़ी सी ड्राई यीस्ट उसमें डालनी है, उसको स्टिर करना है और थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब रख देना है। लुक एट द यीस्ट इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास। अब हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से उस यीस्ट को ऑब्जर्व करना है जिसे हमने वाटर में रखा था। ऑब्जर्वेशन, कैन यू सी यीस्ट सेल्स इन द वाटर। क्या हम यीस्ट के सेल्स को देख पा रहे हैं पानी में। What happens to the yeast after some time? Why was warm water and sugar added? Does the solution have a smell? What does the look of the solution change? How does the look of the solution change? Conclusion, अब देखिए हमने जब ये प्रोसेस किया तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में आई कि क्या हम सेल्स को देख पा रहे हैं, और कुछ देर बाद यीस्ट के साथ जो हमने उसमें घोली थी उसमें क्या हुआ, हमने वार्म वाटर और शुगर ही क्यों ऐड करा यीस्ट के साथ, क्या उस सॉल्यूशन की कोई स्मेल है और वो कैसा दिखता है और कैसा चेंज हुआ दिखने में सॉल्यूशन। कंक्लूजन, व्हेन डिजॉल्व इन वार्म वाटर एंड शुगर द यीस्ट सेल्स बिकम एक्टिव। जब भी हम यीस्ट को वार्म वाटर और शुगर में डिजॉल्व करवाते हैं तो उसके सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय बडिंग विच रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब उनमें बडिंग होना शुरू होता है, मल्टीप्लिकेशन होना शुरू होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 ऐसे बनते रहते हैं। ईच एंड एवरी सेल्स में बड का फॉर्मेशन होता है। ऊपर देखिए यहाँ 2 बड्स फॉर्म हुई तो इनमें भी बड्स फॉर्म होंगी, फिर जो नहीं बनेंगी उनमें भी बड फॉर्म होके ऐसे डिटैचमेंट हो जाएगा, अलग हो जाएंगे अपने पेरेंट प्लांट से। ऐसे करते करते मल्टीप्लिकेशन यीस्ट में होता है जिसे हम बडिंग कहते हैं। दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय बडिंग विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमने क्या देखा इस सॉल्यूशन में, पहले तो थोड़ी सी यीस्ट थी लेकिन हमने देखा कि वो ज़्यादा हो गई उस पानी में, हमें ज़्यादा नज़र आ रही है वो यीस्ट के पार्टिकल्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो गई विद द प्रोसेस ऑफ बडिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बबल्स आर नोटेड इन द बाउल। अब हम देखेंगे कि बबल्स भी प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। ए सर्टन कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इज़ ऑल्सो गिवन आउट इंडिकेटिंग एल्कोहल। अब हमें देखिए एक स्मेल भी हमें महसूस हुई इस सॉल्यूशन में से आती हुई जो अल्कोहल की जैसी थी। तो ये इसके ऑब्जर्वेशंस थे जब हमने यीस्ट को शुगर और वार्म वाटर में डिज़ोल्व करा। मल्टीप्लिकेशन हुआ, बडिंग हुई, हमने देखा उसकी क्वांटिटी बढ़ गई, जिस क्वांटिटी में हमने यीस्ट को डाला था उससे ज़्यादा यीस्ट हमें थोड़ी देर बाद नज़र आ रही है। स्मेल आ रही है अल्कोहल लाइक, बबल्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। नाउ द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज ऑब्जर्व इन प्लांट्स सच एज एल्गा, स्पायरोगायरा। अब देखिए एक एल्गा है, एल्गा का एक टाइप है स्पायरोगायरा, उसमें फ्रेगमेंटेशन ऑब्जर्व हुआ कुछ साइंटिस्ट को जब उन्होंने उसे स्टडी करा। दिस एल्गा कैन बी सीन ऑन द सर्फेस ऑफ पॉन्ड्स एंड डिचेस इन द फॉर्म ऑफ स्लीमी ग्रीन प्लांट्स।
अब देखिए पॉन्ड्स हैं, जो नदी नाले तालाब हैं, इनके सरफेस पर और डिचेस इन द फॉर्म ऑफ स्लाइमीन, स्लाइम होता है चिकना चिकना, उसको एकदम चिकनी, उसमें हमें ग्रीन प्लांट्स हरे हरे स्पाइर वगैरह होती है वो, और हमें वो पॉन्ड्स की सरफेस पर इजीली नज़र आ सकती है। ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन, अब फ्रेगमेंटेशन के दौरान ए पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी डिटैचेस। अब क्या होता है, पेरेंट पार्ट है, अभी तो हमने बडिंग में ही देखा था कि एक आउटग्रोथ निकलती है आउटर सरफेस पर, जो बढ़ते बढ़ते दो में डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग प्लांट बॉडी थी, पेरेंट बॉडी थी, वही आपस में दो में कट गई। ठीक है, ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन ए पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी डिटैचेस, ब्रेक्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, दिस पार्ट और फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए न्यू इंडिविजुअल प्लांट। अब यही जो फ्रेगमेंट हटा, दो पार्ट्स में टूटा, यही दो इंडिविजुअल में न्यू इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप करेगा। अब आप ज़रा नोट करिए इस डायग्राम को, ये फ्रेगमेंटेशन किसी भी पार्ट से नहीं होता, एक स्पेशल एरिया, एक स्पेशल रीजन होता है। आप देखिए यहाँ लाइंस दे रखी हैं, यही लाइन आपस में डिटैच होती हैं, एक नया प्लांट बनाती हैं, उसमें भी ऐसे फ्रेगमेंट्स पाए होते हैं, फिर वो भी डिटैच हो जाते हैं, नया प्लांट्स बनाते हैं, आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और एक हमें पूरा एक स्लाइमी ग्रीनी एक लेयर हमें नज़र आती है जब भी हम किसी पॉन्ड या रिवर या किसी लेक के पास जाते हैं, तो हम इस स्पायरोगायरा एल्गा को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रीन कलर की होती है, स्लीमी यानी चिकनी होती है, बहुत ऑयली टाइप, थोड़ी चमकदार, बहुत चिकनी चिकनी होती है, स्लाइमी, और उसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन पे ही ये फ्रेगमेंटेशन होता है। और ये स्पेसिफिक रीजन देखिए आपको दिया गया है, यहाँ कुछ सर्कुलर दिए गए हैं, यहाँ से डिटैचमेंट नहीं हुआ, लेकिन इसके बीच में एक लाइन दे रखी है जो इन्हें सेपरेट कर रही है। देखिए यहाँ से ये डिटैच हुई है, तो ये स्पेशल रीजन है, और दो फ्रेगमेंट्स बने स्पेशल रीजन में, इनके स्पेसिफिक रीजन में ये हुआ फ्रेगमेंटेशन, और जो बने नए पार्ट्स उन्हें हमने फ्रेगमेंट्स कहा, और यही फ्रेगमेंट्स आगे जाके इंडिविजुअल प्लांट में ग्रो करेंगे। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स सच एज फर्न एंड मॉसेस। अब देखिए यहाँ दो प्लांट्स के नाम आए, फर्न्स एंड मॉसेस, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। दीज प्लांट्स मल्टीप्लाई विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। अब ये प्लांट्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, स्पोर्स के हेल्प से। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पेरेंट प्लांट इन लार्ज नंबर्स। अब स्पोर्स बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं और लाखों की हज़ारों की तादाद में पेरेंट प्लांट बॉडी में बनते हैं। These spores germinate under favorable conditions to grow into new plants। अब देखिए यहाँ एक वर्ड आया है फेवरेबल कंडीशंस, यानी अनुकूल स्थितियाँ। अगर मौसम सही है, ठीक है, ना ज़्यादा बाढ़ आ रही है, ना कम बारिश है, ना ज़्यादा हैवी रेनफॉल है, ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा ठंड है, अगर कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हैं, सही हैं उस पर्टिकुलर प्लांट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो ज़्यादा गर्मी में भी ग्रो कर जाते हैं, कुछ ठंड में भी ग्रो कर जाते हैं, लेकिन उस स्पेशीज़ के अकॉर्डिंग, उस प्लांट स्पेशीज़ के अकॉर्डिंग अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो वो स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे, नए प्लांट में ग्रो करने लगेंगे। स्पोर्स होते हैं ज़मीन पर गिर जाते हैं प्लांट बॉडी से, फेवरेबल कंडीशन में वो नए प्लांट में ग्रो करने लगते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे। द वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम एंड लीफ ऑफ सम प्लांट्स ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। हमने हमारे चैप्टर के शुरू में पढ़ा था कि लीफ, रूट स्टेम में हमने रोज़ प्लांट लिया था, उसका एग्जाम्पल देखा था स्टेम वाले में, कि कैसे हम इन तीन पार्ट्स को लेके जब हम सॉइल में बरी कराते हैं, ग्रो कराते हैं, तो वो एक नए प्लांट में प्रोड्यूस होने लगते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट पार्ट्स आर यूज टू रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब क्या हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर हम किसी पेरेंट प्लांट बॉडी से, किसी भी प्लांट से, किसी भी नहीं, ये भी कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो अगर हम इन प्लांट्स के लीव्स को, स्टेम को या रूट को लेकर ग्रो कराएंगे तो वो एक नए प्लांट में अराइज हो जाएगा, और यही प्रोसेस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैन बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब कुछ तो नेचुरल होते हैं, नेचुरली क्या होता है, कोई रूट डिटैच हो जाए, वो नया प्लांट ग्रो करने लगती है, कोई लीफ नीचे ज़मीन पे गिर जाए, उसमें से स्टेम उगने लगता है, लीव्स निकलने लगती हैं उसी लीव्स में से। लेकिन और आर्टिफिशियली भी होता है, हम लोग जाके खुद हमारे ना मर्जी से क्या करते हैं, उसे ग्रो कराते हैं नए प्लांट्स को। नेचुरल मेथड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन सम प्लांट अकर्स नेचुरली एंड इज़ नॉट इंड्यूस्ड बाय मैन। अब कुछ प्लांट्स में नेचुरली होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन,
प्लांट्स दैट मल्टीप्लाई थ्रू देयर रूट्स। अब पहला क्या है, जो अपने रूट से मल्टीप्लाई होते हैं, हमने पढ़ा था रूट, स्टेम, लीफ। अब अभी हम पढ़ेंगे रूट्स वाला। प्लांट्स सच एज डहलिया, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। अब देखिए यहाँ पे इनके दे रखे डायग्राम्स। ये तो डहलिया है, ये है स्वीट पोटैटो का प्लांट, और एस्पैरागस। ये क्या होते हैं, रूट्स के थ्रू डेवलप होते हैं। दीज रूट्स हैव फूड स्टोर्ड इन दैम एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन इन द नेक्स्ट सीजन। अब हम जो स्वीट पोटैटो खाते हैं, एस्पैरागस, ये सब चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, ये एक्चुअल में रूट्स हैं जिसके अंदर प्लांट बॉडी के नरिशमेंट के लिए फूड स्टोर होता है और उन्हें नेक्स्ट सीजन के लिए स्टोर करके रखा जाता है ताकि इससे मल्टीप्लिकेशन हो। पर हम ह्यूमन बींग्स इन्हें अपने न्यूट्रिशन के लिए ले लेते हैं। और ये किस में पाया जाता है, डहलिया, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस। ये 3 एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं, जिसमें से मल्टीप्लाई थ्रू देयर रूट्स, रूट्स में मल्टीप्लिकेशन हो गए, प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। प्लांट्स दैट मल्टीप्लाई थ्रू देयर स्टेम्स। अब हम स्टेम्स का पढ़ेंगे। रोज़ का तो हमने एग्जाम्पल ले लिया था। डिफरेंट प्लांट्स अंडरगो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू देयर स्टेम इन डिफरेंट वेज। अब अलग अलग प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है थ्रू देयर स्टेम्स, स्टेम्स के थ्रू अलग अलग तरीक़ों से। फर्स्ट है प्लांट्स सच एज ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी एंड क्रिसैंथेमम bear roots and shoots at every node on the stems। अब देखिए ये 3 यहाँ 2 पार्ट्स दिए गए हैं। ग्रासेस एग्जांपल आया है, ग्रासेस, स्ट्रॉबेरी एंड क्रिसैंथेमम, जिसके अंदर स्टेम के अंदर ही रूट और शूट दोनों प्रेजेंट होता है उनके ईच नोड पर। ईच नोड मतलब आप देखिए ये जो ऊपर आपको ये नज़र आ रही है ना इसकी ब्रांचेस, इन्हें भी अगर काट के आप बरी कराओगे तो इसके अंदर भी रूट निकलने लगेंगी और ऊपर की तरफ स्टेम निकलने लगेगा और उसमें भी फिर ऐसे ही पार्ट्स निकलने लगेंगे। तो स्टेम के ईच नोड पर, एवरी नोड पर, हर नोड पर रूट्स भी होते हैं और शूट्स भी होते हैं। सम प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अब कुछ प्लांट्स में अंडरग्राउंड स्टेम्स होते हैं, यानी स्टेम का होता है ग्राउंड के अंदर। आप देखिए क्रिसैंथेमम में अंडरग्राउंड जा रहा है थोड़ा स्टेम, रूट्स निकल के कैसा हो रहा है इसमें, ठीक है। These stems are swollen because of the food stored in them। अब उनके स्टेम्स भी swollen होते हैं क्योंकि उसके अंदर भी फूड स्टोर किया जाता है प्लांट बॉडी के थ्रू, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में इसका यूज़ हो सके या नेक्स्ट सीजन में इसका मल्टीप्लिकेशन के काम आ सके। दिस फूड कैन बी यूज्ड बाय द न्यू प्लांट्स टू ग्रो। अंडरग्राउंड स्टेम्स आर ऑफ 4 काइंड्स, राइजोम्स, बल्ब्स, ट्यूबर्स एंड कॉम्स। अब देखिए यही जो फूड होता है ये नए प्लांट्स के ग्रो करने के काम आता है। और अंडरग्राउंड स्टेम्स आर ऑफ 4 काइंड्स। अब हमने ऊपर पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स की स्टेम्स अंडरग्राउंड होती हैं जो नए प्लांट्स में रिप्रोड्यूस होती हैं। और उनके 4 पार्ट्स दिए गए यहाँ, एक तो है राइजोम्स, एक बल्ब्स, एक ट्यूबर्स और एक कॉम्स। राइजोम्स ऑफ टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना बियर बर्ड्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब टर्मरिक, जिंजर, बनाना में बर्ड्स होती हैं जो नए प्लांट्स में ग्रो करती हैं। ट्यूबर्स ऑफ पोटैटो हैव आइज दैट प्रोड्यूस बर्ड्स। अब पोटैटो की ट्यूबर्स में आइज होती हैं जिसमें बर्ड्स निकलती हैं। आप देखिए ये ग्रीन ग्रीन दे रखा है ना, ये ट्यूबर्स हैं पोटैटो के अंदर। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दीज बर्ड्स कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। अगर फेवरेबल कंडीशन होगी पोटैटो के अकॉर्डिंग, जो कंडीशन फेवरेबल है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं, तो ये बर्ड्स नए प्लांट्स में प्रोड्यूस करने लगेंगी। बल्ब्स ऑफ अनियंस हैव ए नंबर ऑफ फ्लैशी लीव्स अरेंज्ड इन ए सर्कल्स दैट स्टोर फूड। अब अनियंस में कहाँ फूड का स्टोरेशन होता है, उनकी जो फ्लैशी लीव्स होती हैं जो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होती हैं उनमें फूड का स्टोरेज किया जाता है। दे ऑल्सो हैव ए फ्लैट स्टेम एट द बेस ऑफ द फ्लैश लीव्स विच प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशंस। अब उनके बेस के ऊपर जो उनकी लीव्स हैं उसके बेस में एक स्टेम पाया जाता है जिसे हम काट के फेंक देते हैं। ये नीचे ऑरेंज कलर का दे रखा है ट्यूबर, इसे भी हम बल्ब होती है एक्चुअल में ये अनियन में। तो ये भी फेवरेबल कंडीशंस में, जो कंडीशंस अनियन के अकॉर्डिंग फेवरेबल हैं उस कंडीशन में नए प्लांट में अराइज कर जाती हैं। कॉर्म्स ऑफ ग्लैडियोलस एंड कोलोकेशिया हैव लैटरल बर्ड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। अब यहाँ 2 नाम आया है और देखिए कोलोकेशिया ये है, कोलोकेशिया कॉम्स, अजीब सा है। तो इसके अंदर क्या होता है, कॉम्स होती हैं, कॉम्स क्या होती हैं, लैटरल बर्ड्स विच फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। आप देखिए यहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन दे रखा है, ये है लैटरल बर्ड्स, यहाँ से क्या होता है नया प्लांट्स, उसी में से ही नया प्लांट ग्रो करने लगता है। एम टू स्टडी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ए पोटैटो। अब हम पोटैटो के अंदर देखते हैं इस एक्टिविटी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
मटेरियल्स नीडेड ए पोटैटो, ए ग्लास जार, वाटर, ए पॉट एंड सॉइल। ये सारी चीज़ें ले लेंगे हम, एक ग्लास जार, वाटर, पॉट, सॉइल, पोटैटो। मेथड, फिल एन एम्प्टी पॉट विथ सॉइल। हमने जो पॉट लिया है, मटका लिया है, जो भी वेसल लिया है हमने, अर्थन पॉट, उसको हम आधा सॉइल से भर देंगे। कट हाफ ऑफ द पोटैटो एंड सो इट इन द सॉइल। अब हम पोटैटो के काट के आधा उसे ज़मीन में सो करवा देंगे, उगा देंगे। वाटर द सॉइल रेगुलरली। अब उस सॉइल को हमें रेगुलरली पानी देना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ बर्ड्स इन द आइज़। अब पोटैटो की जो बर्ड्स निकली हुई थी उनमें से, सॉरी आइज़ जो थी पोटैटो की, उसमें से हम बर्ड कुछ दिन बाद निकलती हुई नज़र आएंगी। ऑब्जर्वेशन, न्यू शूट्स कैन बी सीन एमर्जिंग फ्रॉम द पोटैटो ट्यूबर। अब क्या दिखा हमें कुछ दिनों बाद, पोटैटो जो ट्यूबर्स थे उसमें से नए शूट्स एमर्ज हो रहे हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। प्लांट्स दैट मल्टीप्लाई थ्रू देयर लीव्स। अब हमने स्टेम और रूट तो देख लिया, अब लीव्स देखेंगे। द प्लांट बायरोफाइलम डेवलप्स स्मॉल बर्ड्स ऑन द मार्जिन्स ऑफ देयर लीव्स। अब बायरोफाइलम प्लांट्स में स्मॉल बर्ड्स डेवलप होने लगते हैं लीव्स के मार्जिन्स पर। आप देखिए मार्जिन कहलाता है इनकी आउटर लेयर, से हम मार्जिन कहते हैं। इन पे कुछ नए छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे बर्ड्स निकलने लगते हैं। दीज बर्ड्स फॉल ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब ये पेरेंट प्लांट से फॉल आउट हो जाते हैं बर्ड्स और नए प्लांट्स में राइज करने लगते हैं। और एग्जाम्पल क्या दिया गया है लीव्स वाला, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम है प्लांट एक जिसके अंदर लीव्स में मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे होता है? लीव्स की मार्जिन पर, ये मेन पॉइंट है, लीव्स की मार्जिन पर स्मॉल बर्ड्स अपीयर होने लगते हैं जो कुछ वक्त के बाद, थोड़ा ग्रो करने के बाद प्लांट बॉडी से गिर जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं नीचे की तरफ और एक नए प्लांट में अराइज करने लगते हैं। आर्टिफिशियल मेथड, समटाइम्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय ह्यूमन्स, स्पेशली इन केस ऑफ commercially important plants. Cutting, grafting and layering are some such methods. अब देखिए कई बार क्या होता है, हम हमारी ज़रूरत के लिए, हमारी नीड के लिए या हमारे कमर्शियली बेनिफिट के लिए हम लोग कुछ प्लांट्स को आर्टिफिशियली उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। और क्या 3 पार्ट्स दे रखे हैं इसके अंदर, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग आर सच मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट इज कटिंग। In this method, a part of the parent plant, generally the stem, is cut and replanted separately in soil. अब इस मेथड में क्या होता है, किसी भी पेरेंट प्लांट का एक पार्ट, जनरली द स्टेम, ज़्यादातर क्या लिया जाता है, स्टेम ही लिया जाता है। हमने पढ़ा था रोज़ में, उसमें ग्राफ्टिंग आएगा रोज़ में तो, हाँ, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, किसी भी पेरेंट प्लांट को अगर हमें कोई प्लांट अच्छा लग गया, ठीक है, और हमें उसको अपने अंदर ग्रो कराना है और उसके अंदर ये चीज़ हो सकती है कटिंग, तो हम क्या करेंगे, उसका स्टेम कट कर लेंगे और उसको हमारी जो घर में जो सॉइल है या हमारे कोई भी हमारा कंट्री वो है, फार्म्स वगैरह है, वहाँ पे उसे ग्रो करवा देंगे। तो कुछ दिनों बाद जो हमने उस कट पार्ट को उसमें सॉइल में ग्रो कराया था, उसमें शूट ऊपर की तरफ उगने लगेंगे और नीचे की तरफ रूट्स डेवलप करने लगेंगी और वो एक नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ शुगर कैन, रोज़, बोगनवेलिया एंड हिबिस्कस। अब यहाँ 4 दिए गए हैं, शुगर कैन में भी होता है, रोज़ में अपन ने देखा ही था, स्टेम कटिंग ली थी, बोगनवेलिया है और हिबिस्कस जो रेड कलर के होते हैं, आपके घरों पे बहुत से यहाँ टोक में प्रेजेंट है हिबिस्कस, रेड कलर का रोज़ जैसा ही होता है वो भी। तो इनके अंदर कटिंग मेथड से आप नया प्लांट ग्रो करा सकते हैं। सेकेंड वन इज़ ग्राफ्टिंग। This method is generally used to merge the qualities of 2 different varieties of plant in a single plant. अब देखिए यहाँ 2 डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स लिए गए हैं ग्राफ्टिंग के अंदर। अब हमें अगर इन दोनों ही प्लांट्स की वैरायटी को एक ही सिंगल प्लांट के अंदर मर्ज करना है, मिलाना है, तो हम ग्राफ्टिंग लेंगे। In this method, the vegetative part, shoot or bud of a desired variety known as scion is attached to the base of the second plant known as stalk. अब देखिए हमने यहाँ 2 प्लांट्स लिए हैं, जो भी हमें चाहिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक ऊपर का पार्ट ले लेंगे, 2 हिस्सों में दोनों प्लांट्स को काट देंगे इक्वली, ठीक है। अब एक का तो अपर पार्ट हुआ, एक का अपर पार्ट लेंगे और दूसरे का लोअर पार्ट लेंगे। तो जो अपर पार्ट होगा वो तो कहलाएगा स्कायन और जो बेस प्लांट होगा जो कि सॉइल के अंदर रूट उसकी इमर्ज्ड होंगी, उसे हम कहेंगे स्टॉक, ठीक है। यहाँ 2 वर्ड आए, स्कायन एंड स्टॉक। स्टॉक क्या है,
हमारे डिज़ायर प्लांट का, यानी जो प्लांट हमें चाहिए, जिनमें दो प्लांट्स की क्वालिटीज़ हमें एक ही प्लांट में मर्ज करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों प्लांट्स को आधा आधा काट देंगे। नीचे वाला हिस्सा जो सॉइल के अंदर बरी होगा, उसके रूट्स निकल रहे होंगे, उसे तो हम स्टॉक कहेंगे, और जो दूसरा पार्ट ऊपर की तरफ जो निकला रहेगा, जिसके अंदर लीव्स हैं, ऊपर के स्टेम्स हैं और फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, उसे हम स्कायन बोलेंगे। द टू पार्ट्स आर देन बाउंड टुगेदर एंड अलाउड टू ग्रो। अब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, एक के ऊपर एक रख के रबर से या किसी से भी बांध देंगे और उन्हें छोड़ देंगे ग्रो करने के लिए। फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सच ए मेथड विल बियर द क्वालिटीज ऑफ बोथ द स्कायन एंड द स्टॉक प्लांट। अब उस प्लांट में से जो हमने नया बनाया ग्राफ्टिंग की मदद से, जो फ्लावर्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे इस मेथड से, उनके अंदर दोनों ही प्लांट्स की क्वालिटीज़ प्रेजेंट होंगी। दिस मेथड इज़ कॉमनली used for growing fruits and ornamental plants such as rose, mango, guava and certain citrus plants। अब हम ग्राफ्टिंग किस किन प्लांट्स में कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और रोज़, मैंगो, गुआवा यानी आपका अमरूद, सफरी जो हुई, और सिट्रस प्लांट्स यानी खट्टे फल जो होते हैं, नींबू हुआ, आपका संतरा हुआ, मौसम्बी हुई, आंवले हुए, ये सब सिट्रस फ्रूट्स में, सिट्रस प्लांट्स में आते हैं। तो इन वेराइटी के प्लांट्स पे हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। हम दो स्पेशीज़ के दो अलग अलग प्लांट्स ले सकते हैं, उन दोनों को काट के आपस में जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट स्काइन कहलाएगा जहाँ लीव्स और फ्लावर्स अटैच्ड हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है जो सॉइल में बरी है उसको हम स्टॉक कहेंगे। ठीक है। Layering in this method, the branch of a plant is bent and buried under a layer of soil. After some time, the portion of branch buried underground develops root and shoot. The connecting branch is then cut off and a newly produced shoot is planted separately. This method is commonly used to multiply plants like grapes, jasmine and bougainvillea. इस मेथड में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस जो प्लांट है हमारे पास, अगर कोई प्लांट प्रेजेंट है, यहाँ देखिए 3 एग्जाम्पल्स आए हैं, एक ग्रेप्स, जैस्मिन और बोगनवेलिया। अब हमें अगर और हमें चाहिए ये चीज़ें, हमें हमारे गार्डन में या हमारे फार्म में इन्हें और ज़्यादा ग्रो कराना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स लिया, ग्रेप्स प्लांट, उसी का ही एक स्टेम जो नीचे की तरफ लटक रहा होगा या नहीं भी लटक रहा हो, उसको लेके आप सॉइल के अंदर गाड़ दीजिए। ठीक है, और ऐसे गाड़िए कि वो अपने प्लांट से अलग ना हो, कटे नहीं। ठीक है, आपने ग्रेप्स का हमने एग्जांपल देख रहे हैं, तो जो ग्रेप का हमारे अगर घर पे कोई अंगूर की बेल लगी है तो उसकी एक स्टेम को धीरे से इसे अधड़ से लीजिए कि वो टूट नहीं जाए अपने पेरेंट प्लांट बॉडी से, और उसको उसी जॉइंट के साथ ही क्या करिए, उसके अंदर दफना दीजिए सॉइल में। ठीक है, तो क्या करने लगेगा, जब हम उस स्टेम को सॉइल के अंदर बरी करवा देंगे तो उसी बरीड स्टेम में से ऊपर की तरफ तो शूट निकलने लगेगी और नीचे की तरफ रूट्स डेवलप होने लगेंगी। फिर जब हम देखेंगे कि अच्छी तरह वो प्लांट डेवलप करने लग गया, अच्छे से उसके स्टेम्स और कुछ लीव्स निकलने लगी, बड्स निकलने लगी ऊपर फ्लावर्स की, नीचे अच्छे से रूट्स तो दिखेंगी नहीं खैर, लेकिन इस रूट्स का डेवलप होने का एक यही देखने का यही तरीका है कि स्टेम अच्छे से डेवलप हो रहा है, क्योंकि रूट से तो सारे मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब करके स्टेम्स को प्रोवाइड करवाती हैं। तो अगर स्टेम ग्रो करने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि रूट्स भी बिल्कुल परफेक्टली ग्रो कर रही हैं सॉइल के अंदर। तब हम क्या करते हैं, उसको उसकी पेरेंट ब्रांच से कट ऑफ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टेम को बरी करा गया है, जब उसमें से स्टेम और रूट्स अच्छे से डेवलप करने लगे तो इस नीचे से इस पार्ट को काट देंगे। ठीक है, दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन मल्टीप्लाई प्लांट्स लाइक ग्रेप्स, जैस्मिन एंड बोगनवेलिया। ये 3 पार्ट्स हैं जहाँ हम लेयरिंग, 3 एग्जाम्पल्स हैं, 3 प्लांट्स जहाँ हम लेयरिंग की हेल्प से नए प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं रिमेनिंग प्लांट बॉडी को। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसके क्या एडवांटेज है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैज़ ए लॉट ऑफ एडवांटेज, सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो। अब इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बहुत सारे एडवांटेज हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन मोर रैपिडली एंड इन लार्ज नंबर्स एज कम्पेयर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, हम हमारे पेरेंट प्लांट बॉडी से बहुत सारे प्लांट्स को कम टाइम में और लार्ज नंबर में ग्रो करवा सकते हैं एज कम्पेयर टू सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। Second is, it is an assured method to growing new plants. Assured method of growing new plants as the plant grows directly out of the parent body. अब एक ये assured method है एक नए प्लांट को ग्रो कराने के लिए, क्योंकि वो डायरेक्टली अपने पेरेंट प्लांट से
निकल रहा है, ग्रो कर रहा है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं उसे अपने पेरेंट बॉडी से भी, सिर्फ वो सॉइल से तो ले ही रहा है और साथ के साथ उसे अपने पेरेंट प्लांट बॉडी से भी सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, सब कुछ फूड मिल रहा है न्यूट्रिशन, इसलिए एश्योर्ड मेथड है ये नए प्लांट्स को ग्रो कराने का। Unlike this method, seeds produced by sexual reproduction may not germinate if they do not get the correct amount of water, air and warmth. अब देखिए इस मेथड से हटके, अनलाइक दिस मेथड, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो हम सीड्स को बरी कराते हैं सॉइल में, वो जर्मिनेट नहीं भी कर सकते, उनके 100% चांसेस थोड़ी होते हैं कि अगर हम किसी भी प्लांट का सीड, देखिए अगर कहीं पे भी सीड आ रहा है तो आप समझ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, क्योंकि सीड बनता ही मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से है, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया गया है, अगर हम किसी सीड को सॉइल में जर्मिनेट करवाएं तो 100% चांसेस नहीं है कि वो सीड जर्मिनेट कर जाएगा, क्योंकि हो सकता है उस सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स से अवेलेबल नहीं हो जो उस सीड को चाहिए ग्रोथ के लिए और अपने सेल्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए, या एयर या सॉइल के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर, या वो गर्मी वार्मथ जो उसको ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। ओनली वन पेरेंट प्लांट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट प्लांट रिक्वायर होता है और उसी हम एक ही पेरेंट प्लांट से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ द पेरेंट प्लांट आर प्रिजर्व्ड इन द न्यू प्लांट। अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे अपने पेरेंट प्लांट के, जो भी क्वालिटीज़ थी, जेनेटिक जो भी कुछ था, वो सब प्रिजर्व रहेगा नए प्लांट में। दिस मेथड मेक्स इट पॉसिबल फॉर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस। अब जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स नहीं ग्रो करते, उनमें रिप्रोडक्शन के लिए ये मेथड काफ़ी यूजेबल है, क्योंकि फ्लावर्स में ही तो पाए जाते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स, सेक्स ऑर्गन्स। अब किसी प्लांट्स में अगर फ्लावर ही ग्रो नहीं करा तो वो तो मतलब इनफर्टाइल प्लांट हुआ, वहाँ उसमें कैसे करेगा। तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से उनकी भी स्पेशीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रख सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच बोथ द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। अब देखिए सेक्सुअल में दो पेरेंट बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। फ्लावर्स आर कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट बिकॉज दे कंटेन बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अब फ्लावर्स के अंदर दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी, ये अपने अपने गैमेट्स रिलीज करते हैं, इसलिए हम फ्लावर को प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स में डिफर इन शेप, साइज एंड कलर। अब देखिए अलग अलग प्लांट्स में जो फ्लावर हैं वो वेराई भी कर सकते हैं इन ऑर्डर, इन साइज में या शेप में या कलर में, ठीक है। देयर कुड ऑल्सो बी फ्लावर्स दैट हैव ईदर फीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स और बोथ। अब देखिए कुछ फ्लावर, देयर कुड ऑल्सो बी फ्लावर्स दैट हैव ईदर फीमेल पार्ट्स और मेल पार्ट्स और बोथ। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर या तो सिर्फ फीमेल पार्ट है या सिर्फ मेल है या दोनों ही हैं। Thus flowers of different plants are broadly divided into two types। और इसी के बेसिस पर कि किसी फ्लावर में क्या सिर्फ एक ही पार्ट प्रेजेंट है, एक ही सेक्स का पार्ट यानी मेल या फीमेल, या दोनों ही प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हमने दो पार्ट्स में फ्लावर्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर्स दैट कंटेन ओनली द मेल और द फीमेल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। सच फ्लावर्स में इधर भी फीमेल फ्लावर्स और मेल फ्लावर्स। अब देखिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में वो फ्लावर्स आते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, यानी कि या तो सिर्फ मेल प्रेजेंट हो या फीमेल पार्ट प्रेजेंट हो, और ऐसे प्लांट्स क्या हो, यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ द मेल एंड द फीमेल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ऐसे फ्लावर्स के अंदर जब दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल के भी फीमेल के भी, तो वो बाइसेक्सुअल कहलाते हैं, ठीक है। ए टिपिकल फ्लावर कंटेन्स 4 मेन पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। अब देखिए एक टिपिकल फ्लावर, ठीक है, यहाँ दिया गया है कि आपको फ्लावर, इसके अंदर ये 4 तो है, ये एवरेज है जो हर फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। सेपल्स होते हैं, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल। लेट अस स्टडी अबाउट ईच ऑफ दिस पार्ट्स इन डिटेल्स। First is sepals. Sepals are thin green leaf-like structures present outside the flowers. They protect the inner soft parts of the plants. अब आप देखिए आपको कुछ लीव्स नज़र आ रही होंगी प्लांट से अटैच्ड, इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। ये फ्लावर का ही पार्ट है सेपल्स भी,
और ये किस लिए प्रेजेंट होता है, ताकि जो इसके अंदर एक सॉफ्ट पार्ट प्रेजेंट है प्लांट का, उसे वो प्रोटेक्ट कर सके आउटर कंडीशन से, ठीक है, किसी भी चीज़ से जो भी इसके लिए सही नहीं है उससे प्रोटेक्शन के काम में आता है। सेपल्स ग्रीन कलर का होता है और बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है प्लांट की। पेटल्स आर द थिन ब्राइटली कलर्ड पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अब देखिए पेटल्स क्या हैं, पतले पतले होते हैं और ब्राइट कलर्ड, चमकीले रंग के, बहुत ही कलरफुल होते हैं, अलग अलग कलर्स के, जिन्हें हम फूल की पत्तियां कहते हैं, जिसमें स्मेल आती है अच्छी अच्छी। ये देखिए यहाँ पिंक कलर में दे रखे हैं इसकी, जिसको देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि हाँ ये एक फ्लावर है, ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये इनको क्या कहते हैं हम, पेटल्स। दे मेक द फ्लावर अपीयर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्ट्स इंसेक्ट एंड एनिमल्स टू द फ्लावर। अब देखिए ये फ्लावर को एक ब्यूटीफुली अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, इसकी वजह से फ्लावर ब्यूटीफुल। इसमें कुछ केमिकल भी रिलीज़ किए जाते हैं पेटल्स के अंदर, जिसमें इन्हें एक अच्छी सी स्मेल मिलती है जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स को फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। अब भाई इंसेक्ट और एनिमल्स का फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होने का क्या फ़ायदा, हम उन्हें क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, क्योंकि हमने पढ़ा फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो फीमेल पार्ट क्या करेगा, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं प्लांट्स के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे आगे व्हाट इज पोलन ग्रेन्स इन पॉलिनेशन। इसलिए इसमें केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ किया जाता है जिसमें एक अच्छी सी स्मेल दी जाती है, इसको मिल जाती है एक अच्छी सी स्मेल। इस वजह से स्मेल से अट्रैक्ट होकर इसके ऊपर कलर से या स्मेल से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट्स आते हैं, इस पर बैठते हैं और पोलन्स उनके साथ, जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, वो उनके साथ डिस्पर्स हो जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से इनकी स्पीशीज़ अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग एरियाज़ में पाई जाती है, इसी पॉलिनेशन की वजह से। सेपल्स एंड पेटल्स डू नॉट प्ले एनी मेजर रोल इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब देखिए सेपल्स और पेटल्स, ये जो पत्तियां हैं, एक तो ग्रीन है जो कि नीचे की सॉफ्ट लाइनिंग है वो प्रिवेंट करती है, और ऊपर जो कलरफुल लीव्स हैं फ्लावर के, ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं कर लेती। स्टमन्स रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब हम अभी तक तो ये पढ़ते आ रहे थे कि एक फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो मेल पार्ट हमने बोला था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसे हम स्टमन कहते हैं फ्लावर के अंदर, ठीक है। दिस इज ए थिन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। अब स्टेमन क्या है, थिन ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। आप देखिए इस डायग्राम में, ये यहाँ पर है, ये तो फिलामेंट है और ऊपर ये एंथर दे रखा है, ये दोनों मिलके स्टेमन बनाते हैं। ये थिन, ये हिबिस्कस में, आप हिबिस्कस जो चाइना रोज है, इसमें आपको इजीली ये सारे ही चीज़ें विजिबल होंगी, दिख सकेंगी। तो ये एक हिबिस्कस का ही फ्लावर है, आप उसको खुद भी देख सकते हैं इजीली, आपको स्टेमन, फिलामेंट, एंथर नज़र आने लगेगा। दे आर मेड अप ऑफ एंथर्स अटैच टू सिलेंडर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फिलामेंट। अब देखिए स्टेमन्स भी दो चीज़ों से मिलके बनते हैं। ऊपर के पार्ट जो बल्बी पोर्शन है मोटा मोटा, उसको तो हम एंथर कहते हैं, और ये जो नीचे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। फिलामेंट से अटैच्ड होता है ऊपर की तरफ एंथर, और दोनों ही मिलकर स्टेमन, हम दोनों को ही कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्टेमन। द एंथर्स कंटेन ए येलोविश और समटाइम्स वाइटिश powdery substance called pollen grains. The male reproductive cells called male gametes are present in the pollen grains. अब देखिए इन स्टेमन्स के अंदर जो एंथर है, एंथर के अंदर कुछ पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एंथर के अंदर कुछ पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, या तो वो येलो कलर का होता है और कभी कभी वो वाइट कलर का भी होता है। आप हिबिस्कस चाइना रोज को देखना, आपको इजीली विजिबल होगा। ये कुछ हमारे हाथों में भी कुछ किरकिर आने लगती है, अगर हम रोज़ में भी आपको इजीली विजिबल होगा। रोज़ को देखना, फिलामेंट भी नज़र आएगा, एंथर भी नज़र आएगा, और अगर आप उसके बीच के फिलामेंट्स को हाथ लगाएंगे हाथों से, तो कुछ पाउडरी सब्सटेंसेस है ना, ठीक है, रेत जैसा आपके हाथों में आपको महसूस होगा। तो ये क्या है, एंथर है। एंथर के अंदर ये पोलन ग्रेन्स है जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट होते हैं। पिस्टल रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। अब पिस्टल क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक प्लांट का। इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर, और ये कहाँ प्रेजेंट है, इसकी पोजीशन क्या है, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। ये देखिए पिस्टल है, ये पूरा स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी मिलके पिस्टल बनाते हैं। ये पिस्टल के 3 टाइप्स हैं। ये एक पूरे ही पिस्टल को हमने 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। ए टिपिकल पिस्टल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ए स्टिकी हेड कॉल्ड स्टिग्मा, ए थिन स्टाइल एंड ए स्वॉलन बेस कॉल्ड ओवेरी। अब देखिए जो टिपिकल पिस्टल है वो 3 पार्ट से मिलकर बनता है।
उसका सबसे अपर पार्ट है स्टिग्मा, जो स्टिकी होता है वो चिपचिपा, और उसके नीचे एक स्टाइल जिसको जैसे फिलामेंट कहा था हमने एंथर में, उसमें स्टमन में था, और पिस्टिल में हमने उसको स्टाइल कह दिया। एंड ए स्वॉलन बेस कॉल्ड ओवेरी। ठीक है, उसके नीचे का पार्ट्स क्या होता है? ओवेरी होता है। आपने देखा होगा मैरीगोल्ड जो गेंदे का फूल होता है उसमें वाइट वाइट कलर का पार्ट होता है, हम उसकी पत्तियाँ हटाते हैं और कुछ वाइट पार्ट निकलता है, उसे हम खा भी लेते हैं, तो वो ओवेरी है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड फीमेल गैमेट्स और एग और ओवम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स इस जहाँ प्रेजेंट है उसको हम फीमेल गैमेट्स कहते हैं, एग कहेंगे या ओवम कहेंगे, और आर प्रेजेंट विद इन द ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ फर्दर प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी। अब देखिए ओवेरी हमने कहा था पिस्टिल का पार्ट बेस पार्ट है, इस ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और उस ओव्यूल के अंदर एक प्रेजेंट होता है, एग को हम फीमेल गैमेट भी कह सकते हैं और ओवम भी कह सकते हैं। ये देखिए यहाँ ये ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल की ओव्यूल ये दे रखा यहाँ पे, ये बल्बी फॉर्म जो है ये पूरी तो ओवेरी ग्रीन ग्रीन, उसके अंदर वाइट, और उसमें ये कुछ 6 दे रखे हैं पार्ट्स, और ये 6 पार्ट्स क्या हैं? आगे आमने सामने ओव्यूल से, और इसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है जिसे हम एग और ओवम कहते हैं। एक्टिविटी टू स्टडी द पार्ट ऑफ ए फ्लावर। मटेरियल्स नीडेड एनी फ्लावर, हिबिस्कस, ग्लास स्लाइड्स एंड ए ब्लेड फॉर कटिंग। अब देखिए हमें फ्लावर के पार्ट्स को स्टडी करना है इस एक्टिविटी में। अब हम हिबिस्कस ले लेते हैं क्योंकि हिबिस्कस में इजीली ये सारे पार्ट्स आपको विजिबल रहेंगे। एक ग्लास स्लाइड लेनी है, एक ब्लेड लेना है कटिंग के लिए। फर्स्ट पील आउट ऑल द सेपल्स एंड देन द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। अब हमें सेपल पेटल्स को सबसे पहले तो पील आउट कर लेना है, उस फ्लावर से ध्यान से हटा देना है। प्लेस देम ऑन ए ग्लास स्लाइड, और उस जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसे ग्लास स्लाइड के ऊपर स्लाइड पे रखना है। हाउ मैनी पेटल्स इज द फ्लावर हैव, व्हाट इज़ देयर कलर्स। अब कितने पेटल्स और सेपल्स हमने जो फ्लावर लिया था वो निकले, कितना नंबर था उनका, पेटल्स कितने थे, सेपल्स कितने थे, और उनके कलर क्या हैं, ये हमें नोट करना है। नाउ केयरफुली प्लक आउट ऑल द स्टेमन्स आउट ऑफ द फ्लावर वन बाय वन एंड प्लेस देम सेपरेटली। अब देखिए जो स्टेमन थे, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर थे, इन्हें ईजिली हमें हाथ से प्लग करना है कि ये टूटे ना, डैमेज ना हो, और उन्हें सेपरेटली यानी अलग अलग रख देना है। ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल स्टेमन, हमें उस सिंगल स्टेमन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। डज द एंथर कंटेन ए पाउडरी सब्सटेंस, क्या एंथर के अंदर कोई पाउडरी सब्सटेंस प्रेजेंट है। इज़ द लाइट और स्टिकी, इज इट लाइट और स्टिकी, क्या वो लाइट है या स्टिकी है। व्हाट कलर इज इट, और उनका कलर क्या है। यू विल बी लेफ्ट विद द पिस्टल, ऑब्जर्व इट स्ट्रक्चर, इज द टिप स्टिकी, वाई। अब देखिए हमने पहले तो स्टमन का पार्ट लिया था, उसको इजी धीरे धीरे केयरफुली प्लग करा था, फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो था पिस्टल। स्लाइस द पिस्टल लेंथवाइज, कैन यू सी टाइनी राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द ओवेरी। अब हमें उसको स्लाइस अप करना है लेंथवाइज यानी वर्टिकली काटना है, और हमें उसके ओवेरी को ऑब्जर्व करना है। तो हमें उसमें क्या नज़र आएगा, टाइनी राउंड स्ट्रक्चर। ड्रॉ व्हाट यू सी, और हमने जब तक जो कुछ भी देखा उसको ड्रॉ कर लेना है किसी पेपर पर। पॉलिनेशन, For sexual reproduction to occur, the pollen grains from the anthers need to reach the ovules present inside the ovary. अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा कि मेल और गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमने देखा एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है हिबिस्कस में, तो अब इसमें कैसे पॉलिनेशन होगा, मतलब इसमें फ्यूजन कैसे होगा। फ्यूजन से ही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट्स के। द प्रोसेस बाय विच pollen grains reach the stigma of the pistil is known as pollination. अब देखिए पिस्टिल का स्टिग्मा यानी जो अपर मोस्ट पार्ट है पिस्टिल का, जो स्टिकी होता है स्टिग्मा तक, ये स्टिग्मा है। अब वो प्रोसेस जिससे स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन पहुंच जाते हैं उस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब 2 तरीके के होते हैं पॉलिनेशन, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन नेचुरली हो जाए, और सेल्फ पॉलिनेशन एक ही फ्लावर के अंदर। ये देखिए ऊपर एक ही फ्लावर है यहाँ पे, अगर इसी फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा तक पहुँच के ओवेरी तक पहुँच जाएं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और क्रॉस पॉलिनेशन अभी देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। जब दो फ्लावर्स प्रेजेंट हो, चाहे से वो एक ही प्लांट पर हो या 2 अलग अलग प्लांट्स पर हो, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे।
सेल्फ पॉलिनेशन इन दिस प्रोसेस द पॉलन ग्रेन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ओके, सेम ही फ्लावर के होते हैं, उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स. क्रॉस पॉलिनेशन इन दिस प्रोसेस द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन ऑफ वन फ्लावर गेट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड. अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेमन ऑफ वन फ्लावर. अब एक ही फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकल के एंथर से निकले. अब देखिए हमने यहाँ हिबिस्कस का लिया था. एक ही प्लांट पर कितने सारे फ्लावर्स होते हैं ना. अब एक ही हिबिस्कस के प्लांट पर आप देखोगे काफ़ी सारे हैं, 150 जितने भी हों, चाहे से 10-12 हों या उससे कम हो, लेकिन एक से तो ज़्यादा ही हैं. अब अगर एक ही फ्लावर के एंथर से, आप ये देखिए हमारे पास सिर्फ एक ये फ्लावर है, इसके एंथर में पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट्स. वो हवा में उठ के कैसे भी, बाय विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, एयर या वाटर, कैसे भी किसी भी कंडीशन से उठ के स्टिग्मा तक आ जाएं एक ही फ्लावर पर, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा. और अगर इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन उठ के, अब देखिए यहाँ नीचे 2 फ्लावर दे रखे हैं, ठीक है, इसका उठ के इसमें आ जाए, एक ही प्लांट में या दूसरे प्लांट हो उसमें, ठीक है, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे. क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही प्लांट के 2 फ्लावर हो सकते हैं या 2 अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स हो सकते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा. एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. Several agents bring about pollination. Some common agents are wind, water and insects. Let's study about them briefly. अब देखिए pollination को कौन करवाता है. कुछ agents होते हैं like wind, water और insects, ये वो agents होते हैं. Let us study about them briefly. अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है wind. In small flowers, wind helps to blow away pollen grains from the anthers to one flower to the stigma to another flower. Wind pollination occurs in plants such as wheat, rice and maize. अब देखिए एजेंट्स दिए गए, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले हिबिस्कस में, कि अगर किसी भी कंडीशन के बेसिस पर जो इनमें पॉलिनेशन हुआ, यानी हवा अगर उड़ाकर पॉलन ग्रेन्स को ले गई स्टिग्मा तक, या पानी की वजह से या इंसेक्ट की वजह से, ठीक है, तो ये एजेंट्स कहलाएंगे. वो तीनों चीज़ें यहाँ पर विंड, वाटर और इंसेक्ट्स क्या एजेंट्स हैं जो पॉलन ग्रेन को ले जा रहे हैं स्टिग्मा तक. तो अगर विंड की हेल्प से अगर पॉलिनेशन हो रहा है, और ये किस में होता है, विंड की वजह से स्मॉल फ्लावर्स में, छोटे फ्लावर्स सच एज व्हीट, राइस और मेज, ठीक है. सेकेंड वन इज वाटर. इन एक्वेटिक प्लांट्स वाटर हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द रिसीविंग फ्लावर. अब देखिए पानी, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, हम जानते हैं प्लांट पानी में भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स वाटर की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं रिसीविंग फ्लावर तक. एक्वेटिक प्लांट्स सच एज सी ग्रास, वाटर वीड, लोटस, वाटर लिली एंड सीवीड आर पॉलिनेटेड बाय वाटर. अब यहाँ कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है. इंसेक्ट. सम फ्लावर्स आर वेरी ब्राइटली कलर्ड और हैव ए वेरी स्वीट स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स. अब कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं और बहुत उनकी स्मेल स्वीट होती है, जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. व्हेन द इंसेक्ट सिट्स ऑन द फ्लावर्स, पॉलन फ्रॉम द फ्लावर स्टिक्स ऑन देयर बॉडी पार्ट एंड आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. अब देखिए विच द इंसेक्ट्स विजिट लेटर. अब जब भी वो इंसेक्ट्स उस स्वीट स्मेल से अट्रैक्ट होकर उस प्लांट पर बैठता है, तो पॉलन फ्रॉम द फ्लावर, जितने भी उस फ्लावर पे पॉलन होते हैं वो उनकी बॉडी पे स्टिक्स कर जाते हैं, बॉडी पार्ट, एंड आर देन ट्रांसपोर्टेड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर विच द इंसेक्ट्स विजिट लेटर. और जब वो इंसेक्ट जो किसी फ्लावर पर बैठा और जब वो दूसरे फ्लावर पर विजिट करेगा, दूसरे फ्लावर पर बैठेगा, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं ना एक ही फ्लावर पर बैठे, इंसेक्ट से किसी भी फ्लावर पर जा सकते हैं, तो उनकी बॉडी के थ्रू जो उनके ऊपर चिपक गए पॉलन ग्रेन्स वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक. फ्लावर ऑफ प्लांट सच एज स्वीट पी और ऑर्किड्स एंड जासमिन आर पॉलिनेटेड इन दिस वे. अब यहाँ 3 प्लांट्स दिए गए हैं, स्वीट पी, ऑर्किड्स एंड जासमिन, जो इस वे में पॉलिनेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन. वन पॉलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. दे absorb न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टिग्मा. फर्टिलाइजेशन क्या है, हमने क्या बोला, जब एक बार पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं. अभी तक हमने पॉलिनेशन देखा, एजेंट्स देखे किसके थ्रू जा रहे हैं, ठीक है. अब क्या हुआ, एंथर से निकलकर पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक आ गए, यानी ये जो पूरा पिस्टल है इसके माउथ पर आ गए, उसको हम स्टिग्मा कहते हैं, जो स्टिकी होता है काफ़ी.
दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टिग्मा। अब वो स्टिग्मा से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने लगेगा वो पॉलन ग्रेन, क्योंकि उसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है और हमें उसे ख़राब होने से उस प्लांट को बचाना है। स्लोली ए थिन ट्यूब स्टार्ट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन विच कैरीज द मेल सेल डाउन द स्टाइल टिल इट रीचेज द ओवेरी। अब देखिए वो जो पॉलन ग्रेन था जिसके अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट था, उसमें से एक ट्यूब निकलने लगेगी जो निकलते निकलते ओवेरी तक चली जाएगी। देखिए स्टिग्मा के ऊपर आन के पॉलन ग्रेन बैठेगा, फिर एक ट्यूब निकलते निकलते यहाँ ओवेरी तक आ जाएगी और वो उस ट्यूब से, उस पॉलन ग्रेन से निकली है ओवेरी तक आई है। जो पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट प्रेजेंट था वो ओवेरी तक पहुँच जाएगा उस ट्यूब से ट्रांसफ़र होकर। द ओवेरी कंटेन्स ओव्यूल्स विच कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हमने एग और ओवम कहा था। वंस द pollen tube reaches the ovary, the male and female cells fuse together and a zygote gets formed. This process is called fertilization. अब pollen tube reaches the ovary. अब ovary तक वो pollen tube जो pollen grain से arise की गई थी, देखिए यहाँ दे रखा है, यहाँ पॉलन ग्रेन आन के स्टिग्मा तक आया। अब ये यहाँ से एक ट्यूब निकल रही है, ट्यूब बढ़ते बढ़ते ओवेरी तक चली जाएगी और देखिए इसमें से कैसे पॉलन मेल गैमेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये ओवेरी तक आई, ओवेरी में फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, आपस में फ्यूजन हो जाएगा और फ्यूजन होगी एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा जिसे हम इस पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। Several changes take place in the flower after fertilization leading to the formation of fruit and seeds. अब देखिए बहुत से फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स, और वही जो चेंजेस हैं फ्रूट्स और सीड का फॉर्मेशन करते हैं। द सेपल्स पेटल्स एंड स्टमन्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ फ्रॉम द फ्लावर। अब फर्टिलाइजेशन जब हो गया, ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच गया, तो उसके बाद जो सेपल्स पेटल्स और स्टमन्स है सब सूख कर झड़ जाते हैं फ्लावर से। द स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑल्सो ड्राई अप। स्टिग्मा स्टाइल भी ड्राई हो जाते हैं। द ओवेरी स्वेल्स इन टू फॉर्म द फ्रूट्स। अब ओवेरी स्वेलअप हो जाती है, फ्लैशी हो जाती है और फ्रूट बना लेती है। फ्रूट्स में भी ड्राई और फ्लैशी, और वो फ्रूट ड्राई भी हो सकते हैं, फ्लैशी भी हो सकते हैं। द वॉल ऑफ द ओवेरी बिकम्स द फ्रूट वॉल एंड द ओव्यूल्स बिकम्स द सीड्स। अब ओवेरी की जो वॉल्स होती हैं वो फ्रूट वॉल बन जाती हैं और एंड द ओव्यूल्स बिकम द सीड्स, और जो ओव्यूल होता है वो सीड्स बन जाता है। ये सारे चेंजेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। इनसाइड ईच ओव्यूल द जाइगोट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो विल गिव राइज टू द फ्यूचर प्लांट। अब देखिए जितने भी सीड्स प्रेजेंट है फ्रूट के अंदर, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, जाइगोट एम्ब्रियो में बन जाता है, और जब हम उस सीड को सॉइल में सो कराते हैं, उगाते हैं, तो वो एम्ब्रियो उसमें डेवलपमेंट होने लगता है, न्यूट्रिशन उसे मिलने लगता है सॉइल से और एयर से और जो भी उसमें वार्म थे, वाटर प्रेजेंट है, और वो फ्यूचर प्लांट बनने लगता है। लेकिन ये तब होगा फ्यूचर प्लांट जब हम उसे उगाएंगे सीड को। ठीक है, जब तक वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट है वो एम्ब्रियो की फॉर्म में ही रहेगा, जाइगोट की फॉर्म में ही रहेगा। द फ्रूट राइपन्स एंड रिलीज द सीड्स। फ्रूट पकता है और सीड को रिलीज करता है। सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। ये बता दिया मैंने आपको, अगर हम कुछ सीड्स अगर अपन फेंक दें या हम खुद हमारी मर्ज़ी से उसे ग्रो कराना चाहें ज़मीन के अंदर, तो वो एक नया प्लांट बन जाता है। द प्रोसेस बाय विच द एम्ब्रियो इन द सीड बिकम्स एक्टिव एंड बिगिन्स टू ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है वो एक्टिव हो जाता है और नए प्लांट में ग्रो करने लगता है। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। सीड डिस्पर्सल। What would happen if the seeds from the fruit of a plant fall in the same area? Do you think that all the seeds would grow into new plants? अब देखिए हम लोग अक्सर सेब फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनके बीजेस फेंक देते हैं। ठीक है, तो अगर गांव वगैरह में तो डस्टबिन वगैरह ऐसे होते ही नहीं, लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तो क्या सारे ही सीड्स जो ज़मीन पर गिरे नए प्लांट्स में बनेंगे? विल ऑल सीड्स बी एबल टू गेट इनफ स्पेस, सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो? कि सारे ही सीड्स को ये सारी चीज़ें मिल सकें, इनफ स्पेस, सनलाइट, वाटर टू ग्रो करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लांट्स ग्रोइंग इन द सेम एरिया compete with each other for nutrients, water, soil, sunlight and air. अब अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, एक ही एरिया में बहुत सारे प्लांट्स उगाएंगे एक ही टाइप के,
तो ये अलग अलग टाइप के, तो उन्हें आपस में compete करना पड़ता है न्यूट्रिशन के लिए, पानी के लिए, सॉइल के लिए, सनलाइट के लिए और एयर के लिए। Thus not all seeds will be able to grow into new plants, इसलिए सारे ही seeds नए plants में grow नहीं कर पाते। This is why seeds need to be scattered far from each other so that they are able to survive, इसलिए ज़रूरी है कि सीड्स अलग अलग दूर दूर स्कैटर्ड किए जाएं। अगर हम खुद उन्हें सो कर आ रहे हैं ज़मीन में, अगर हमें कोई प्लांट चाहिए और हम उसे बरी करा रहे हैं, सो कर आ रहे हैं, ज़मीन में उगा रहे हैं, तो थोड़े डिस्टेंस पर हमें उसे उगाना चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। द प्रोसेस बाय विच सीड्स गेट स्कैटर्ड फार अवे फ्रॉम द मदर प्लांट्स का सीड डिस्पर्सल। अब देखिए सीड डिस्पर्सल क्या है, सीड का डिस्पर्सल होना। अब वो प्रोसेस जिसकी वजह से मदर प्लांट बॉडी से सीड्स डिस्पर्स कर दिए जाते हैं, सीड डिस्पर्सल प्रोसेस कहलाता है। सीड डिस्पर्सल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कंपटीशन एंड हेल्प इन सर्वाइवल एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अब ये सीड डिस्पर्सल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो ये कंपटीशन को रिड्यूस कर देता है, जो भी इनको चाहिए उसके कंपटीशन के लिए, एयर, वाटर, सनलाइट, एंड हेल्प इन सर्वाइवल, सर्वाइवल में हेल्प करता है, जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है। Different plants disperse their seeds by different means. Some are dispersed by wind, some by water and some by animals. These are called agents of dispersal. अब देखिए हमने पढ़ा था पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन्स का डिस्पर्सल एजेंट्स। अब यहाँ सीड्स का डिस्पर्सल देख रहे हैं, ये भी कुछ एजेंट्स के थ्रू हो सकता है, वाटर के साथ, वाटर से भी हो सकता है, विंड से भी हो सकता है और कुछ एनिमल से भी हो सकता है, और यही क्या कहलाते हैं? एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। The fruits of some plants such as pea, bean, poppy and balsam simply burst open when they mature, releasing their seeds. अब यहाँ कुछ ऐसे फ्रूट्स के नाम आए हैं प्लांट्स के कि ये लोग क्या करते हैं, खुद ही बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं और अपना सीड रिलीज कर देते हैं। These seeds scattered owing to the force with which the fruits burst. अब देखिए ये सीड, अब इनके सीड्स कैसे स्कैटर्ड होंगे? जब ये बर्स्ट करेंगे तो एक फोर्स क्रिएट होगा और ये आपस में बाहर की तरफ निकल के बिखर जाएंगे। Seed of some plants such as maple and dandelion are light and possesses hair or wings that help to be carried by the wind. अब कुछ प्लांट्स के सीड्स क्या होते हैं? सच एज मैपल और डेंडेलियन, यहाँ दो दिए गए हैं यहाँ पे, ये देखिए मैपल है और ये डेंडेलियन है। इसके सीड्स क्या करते हैं? बहुत हल्के होते हैं एंड लाइट एंड पोसेसेस हेयर, और हेयर उनमें पतले पतले बारीक बारीक हेयर लाइक अपीयरेंस होते हैं, हेयर होते हैं जिन्हें हम विंग्स भी कह सकते हैं। दैट हेल्प टू बी कैरीड बाय द विंड। अब क्या करते हैं ये? हवा के साथ, जब हवा चलती है इन प्लांट्स के ऊपर तो ये हवा के साथ कैरीड आउट हो जाते हैं, ले लिए जाते हैं, उड़ने लगते हैं। Seeds of plants such as coconut have a spongy outer coat which helps it to float and thus get carried by water across long distances. अब कुछ प्लांट्स के सीड सच एज कोकोनट, बहुत ही स्पॉन्जी आउटर कोट होता है उनका, स्पॉन्ज टाइप का होता है, विच हेल्प्स इट टू फ्लोट, जो उन्हें तैरने में मदद करता है। स्पॉन्ज के साथ उनमें हवा भरी हुई होती है जो उन्हें फ्लोट करने में मदद करता है, एंड दस गेट कैरिड बाय वाटर, और इसी प्रोसेस से वो वाटर के साथ कैरी कर लिए जाते हैं अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी लंबी डिस्टेंसेस तक। सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज कॉकलेबर हैव स्टिकी स्ट्रक्चर्स। अब देखिए यहाँ एक प्लांट आया कॉकलेबर, उसके जो सीड्स होते हैं उनके बहुत चिपचिपे स्ट्रक्चर होते हैं, वो बहुत स्टिकी सब्सटेंस स्टिकी होते हैं। हुक्स और स्पाइंस दैट गेट कॉट इन द फर ऑफ एनिमल्स एंड गेट डिस्पर्स, उनमें कुछ छोटे छोटे स्पाइंस भी होते हैं, कांटे, कुछ छोटे छोटे हुक्स भी होते हैं। जब वो किसी एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनके फर से अटैच्ड हो जाते हैं और उनकी एनिमल्स की हेल्प से अलग अलग डायरेक्शन में डिस्पर्स्ड आउट हो जाते हैं। सर्टेन अदर प्लांट्स सच एज मैंगो हैव फ्लैशी फ्रूट्स। अब मैंगो यहाँ आया है, उसके फ्रूट्स बहुत फ्लैशी होते हैं। दे आर ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एंड द सीड्स आर थ्रोन एंड गेट डिस्पर्स। अब वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के थ्रू खा लिए जाते हैं और उनके जो सीड्स हैं फेंक दिए जाते हैं, हम फेंक देते हैं। मैंगो खाकर, सेब खाकर या कोई भी है, उनके सीड्स को हम फेंक देते हैं और वो इस अब यहाँ पे एजेंट क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग एजेंट हुआ, और इस प्रोसेस के थ्रू वो अलग अलग जगहों पे डिस्पर्स हो जाते हैं। अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो वो ग्रो करने लगते हैं। यह हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसमें हमने वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, उसमें भी हमने कुछ टाइप देखे। वेजिटेटिव में कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग देखी, सीड बर्ड्स का फॉर्मेशन देखा एंड सो ऑन।
थैंक यू।